आपकी हुकूमत कंटेंट क्रिएटर्स के पीछे क्यों पड़ गई है? आपकी भी हुकूमत है। आपके ख्याल में टिकटॉक बैन होना सही फैसला है? कि मैं खुद इस बात के हक में हूँ। क्या आपको मालूम है कि अंडे 200 रुपए दर्जन हो गए हैं? मेरी कोई एक वीडियो दिखा दें जहाँ पे मैंने जस्टिफाई किया हो इस महंगाई को। वैसे आप तो डॉलर्स में पैसे कमाते हैं, आपको महंगाई से क्या फर्क पड़ता है? वैसे आप महाना कितने डॉलर्स कमा लेते हैं? अपना पहला इंटरव्यू भी याद है जो आपके साथ मैंने इस्लामाबाद में किया था, और उसमें भी आपने यही पूछने की कोशिश की थी। तो आपके साकिब निसार डैम पे पहरा दे रहे हैं। एक एक पैसा जो जमा हुआ डैम फंड में वो महफूज है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप आजकल हामिद मीर, शामी अंकल और मंसूर अली खान वगैरह के बारे में नहीं बोलते। क्या आपकी उनसे सुलह हो गई है? तो मैं कहता हूँ अगर ये चीज उस वक्त नूली के दौर में ठीक थी तो अब ये गलत कैसे हो गई है? हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ मारोश खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। आज मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान अंकल, जिनके साथ बहुत अरसे बाद इंटरव्यू हो रहा है। अंकल, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी हुकूमत कंटेंट क्रिएटर्स के पीछे क्यों पड़ गई है? आपके ख्याल में टिकटॉक बैन होना सही फैसला है? ये पहली बात तो ये है कि हुकूमत आपकी भी हुकूमत है, मेरी भी हुकूमत है, हम सब की हुकूमत है। ज़ाहिर है जो भी पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है वो सबकी हुकूमत है। ये बात आपने जो कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स के पीछे क्यों पड़ गई है, इसमें एक आप ये समझिए कि आप मुकम्मल तौर पर ये भी नहीं कह सकते हुकूमत इनके पीछे पड़ गई है। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ना तो आप इस इक़दाम को 100% गलत कह सकते हैं, ना ही 100% दुरुस्त कह सकते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं खुद इस बात के हक में हूँ कि आप को ये जो ऐप्स हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाना कोई हल नहीं है। यानी इससे पहले पबजी पर पाबंदी लगी, ये कोई हल नहीं है। आप लोगों को इसका इस्तेमाल बेहतर करना सिखाएं, लोगों को बताएं कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल क्या है, कोई कवानीन इस तरह के बनाएं। लेकिन अगर आप एक ऐप को बंद करेंगे उसकी जगह कोई और ऐप आ जाएगी, वो बंद करेंगे तीसरी ऐप आ जाएगी, या प्रॉक्सी लगा के कोई इस्तेमाल करता रहेगा। लेकिन टिकटॉक के मामले में मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। टिकटॉक के अंदर टिकटॉक पे जो हमने देखा जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यकीन करें मुझे एक बड़े ज़िम्मेदार थे हुकूमती, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हमने टिकटॉक को ये चीज़ें भेजी तो टिकटॉक वाले भी परेशान थे और हैरान थे कि यार ये पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं टिकटॉक के साथ, ये क्या चीज़ें बना रहे हैं। तो बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई एक ऐसी ऐप जिसका आप मिसयूज़ भी नहीं, इससे आगे की कोई चीज़ है तो आप वो आप कह सकते हैं। जिस तरह की गैर अखलाकी चीज़ें, जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी और जो कुछ हो रहा है टिकटॉक के ऊपर, कानून साजी होनी चाहिए, इसका रास्ता रोकना चाहिए। हाँ, मुकम्मल तौर पे पाबंदी मेरा ख्याल इसका हल नहीं है, क्योंकि आप प्रॉक्सी से लोग चला रहे हैं और टिकटॉक की जगह और कई ऐप्स आई हुई हैं। मुकम्मल पाबंदी हल नहीं है, लेकिन कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि इसके ऊपर जो सतही काम करने वाले हैं, जो घटिया काम करने वाले हैं, जो ऐसा गैर अखलाकी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमने देखा कि कुछ ऐसी वीडियोस डाल दी गई फीमेल्स की जो कि बहुत ही अफसोसनाक भी हैं, नाकाबिल कबूल भी हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए। ऐप्स पर पाबंदी लगाना कोई हल नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी ग्रोसरी खुद करते हैं या आपके मुलाजिम? क्या आपको मालूम है कि अंडे 200 रुपये दर्जन, शिमला मिर्च 400 रुपये किलो और टिंडे 250 रुपये किलो हो गए हैं? क्या आपको आटे चीनी का भाव मालूम है? अच्छा, एक तो जो आपने कहा कि मुलाजिम, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इतना ज़्यादा चीज़ों में उलझा रहता हूँ कि सुबह से शाम तक अदालत, फिर उसके बाद मामलात, चीज़ें। तो मेरी तो ये घर का जो सिस्टम है सारा वो मेरी बेगम ही चला रही हैं। और बिल्कुल मुझे पता है कि इन चीज़ों के रेट ज़्यादा हैं, बिल्कुल मुझे इदराक है, बिल्कुल मुझे एहसास है महंगाई और चीज़ों का। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ देखें, मेरी कोई एक वीडियो दिखा दें जहाँ पे मैंने जस्टिफाई किया हो इस महंगाई को, या मैं आपको अपनी ऐसी 10 वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें मुसलसल मैंने ये बात की कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है हम आम लोग हैं, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और यहीं पाकिस्तान में ही रहते हैं और इन सारी चीज़ों को बड़े करीब से देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का एहसास है, इदराक है। और ऐसा नहीं है कि कोई हम पता नहीं कोई वो जो मियाँ साहब कहा करते थे खलाई मखलूक हैं, या हम कोई ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ का एहसास इदराक ना हो।
देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग बताते हैं, खुद भी अंदाज़ा है, फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, सारी चीज़ें पता चलती हैं और ख़ुद भी ज़ाहिर है घर से भी ये चीज़ें पता चलती हैं। तो ये बात दुरुस्त है, महंगाई है और मैंने हमेशा से ये बात की है कि महंगाई है और मैंने तो इसकी बहुत सारी वजूहात जो मैं समझता हूँ कि मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, ये हैं, मैं उस पर बात भी करता हूँ और कई बार तो बहुत सख्त भी मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ की हैं और अभी भी मैं आपकी वीडियो में भी दो टोक कह रहा हूँ कि महंगाई के मामले में मौजूदा हुकूमत उसको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और उसकी जो वजूहात हैं वो भी शायद किसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि मैं क्या वजूहात समझता हूँ। वैसे आप तो डॉलर्स में पैसे कमाते हैं, आपको महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे आप महाना कितने डॉलर्स कमा लेते हैं? अच्छा, आपका ये जो सवाल है, एक तो मुझे आपके साथ अपना पहला इंटरव्यू भी याद है जो आपके साथ मैंने इस्लामाबाद में किया था और उसमें भी आपने यही पूछने की कोशिश की थी। तो ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जो उस तरह से अब मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैंने ये बात आपके साथ उस वीडियो में भी कह चुका था कि मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था और अभी भी मेरा जो ये यूट्यूब के ऊपर काम करने का मकसद है वो इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचाना है। ये जर्नलिज़म, रिपोर्टिंग, ये मेरा जुनून और इश्क है और जब यूट्यूब नहीं कर रहा था तब भी कर रहा था, यूट्यूब नहीं होगा तब भी ये करूँगा। लेकिन आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं तो मैं फिर आगे चलता हूँ इसी सवाल को। आपको महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, वो तो मैंने आपका ये बता दिया कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं कितने इससे कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। इसलिए फ़र्क पड़ता है, मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बात कही थी कि ज़ाहिर हम यहीं पे रहते हैं, लोगों को फेस करना होता है और हमें मसला तो तब हो कि लोगों को फेस करते हुए मुश्किल हो कि हम जस्टिफाई कर रहे हों कि नहीं महंगाई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और चले मैं आपके जो एक और पिछले सवाल में कुछ चीज़ें रह गई थी वो आपके सामने आप रख देता हूँ कि मैं सबसे बड़ी जो वजह समझता हूँ महंगाई पर कंट्रोल ना होने की, वो सबसे बड़ी वजह, मैं दोबारा कह रहा हूँ सबसे बड़ी वजह वो है पंजाब में, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब में ज़्यादा मसला है ना, 10-12 करोड़ का सूबा है। पंजाब में जो दो मुतलका वजीर हैं वो दोनों वज़रा मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे और वो ये नहीं कि काम कर नहीं सकते, उनमें अहलियत भी है, सलाहियत है, कैपेसिटी मौजूद है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए काम नहीं करते, वो इसलिए महंगाई पर कंट्रोल नहीं करते, वो इसलिए इस हवाले से सख्त इक़दाम नहीं करते। वो ये समझते हैं कि अगर हमने ये किया महंगाई पर कंट्रोल होगा तो उससे पंजाब की अगर थोड़ी सी बेहतरी सामने आएगी तो क्रेडिट उस्मान बुज़दार को जाएगा। वो आज भी समझते हैं कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब नहीं होना चाहिए, वो आज भी समझते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं वज़ीर आला पंजाब होना, और इसीलिए मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले में कि वो दोनों वज़रा इस हवाले से जिसके ज़िम्मे ये गंदम और ये मामला है और जिसके ज़िम्मे महंगाई है, वो दोनों काम नहीं करते। ये मेरे ओपिनियन है, मेरी खबर नहीं है, मेरा एनालिसिस है कि वो इसलिए काम नहीं करते कि वो ये समझते हैं कि इसका क्रेडिट उस्मान बुज़दार को जाएगा, लेकिन वहीं पे उनको ये सोचना चाहिए कि जब वो काम नहीं कर रहे और महंगाई बढ़ती चली जा रही है और उसका जो नुकसान है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी है और गालियाँ जो है वो इमरान खान साहब को पड़ती हैं। और इमरान खान साहब को भी ये बात देखनी चाहिए कि 1 दर्जन मरतबा वो नोटिस ले चुके हैं महंगाई के बारे में, लेकिन महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं होती। एक तो है ना कि चले कोई चीज़ यानी डिमांड उसकी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, चलो उसकी तो समझ आती है कि कीमत बढ़ गई है, या कभी आपने पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ा दी हैं, समझ आती है कि कीमत बढ़ गई है। लेकिन जिस महीने पेट्रोल भी नहीं बढ़ता, जिन चीज़ों की डिमांड और सप्लाई का भी मसला नहीं है, उनकी कीमतें क्यों ऊपर जा रही हैं। सादा सी बात है, जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी, जब प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम नहीं करेंगी, तो जिसका जो मर्जी आएगी वो रेट बढ़ाता चले जाएगा। और ये इंतज़ामिया मिली हुई होती है, ब्यूरोक्रेसी मिली हुई होती है, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हुकूमत के बारे में। और ये जो हुकूमत इस्लाहत लाने की कोशिश कर रही है, जैसे पुलिस में रिफॉर्म्स के हवाले से जो जिस तरह CCP और लाहौर ने जो चीज़ें शुरू की, पुलिस भी नहीं चाहती कि ये निज़ाम जो है वो बदले, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती कि निज़ाम बदले, बाहिसियत मुआशरा हम नहीं चाहते कि निज़ाम बदले। उसकी वजह यह है कि हम सबको करप्ट सिस्टम जो है वो सूट करता है, हम सब जो है वो इसके किसी न किसी हद तक बेनिफिशरी हैं। जो भी इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो इस निज़ाम को नहीं बदलना चाहते। और मैंने आपको बता दिया है कि पंजाब में पंजाब हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी हो, मुतलका वजीर हो, इंतज़ामिया हो, प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ हो, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, जिस वजह से रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती चली जा रही है और उसका बराह रास्त नुकसान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को हो रहा है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके साकिब निसार डैम पे पहरा दे रहे हैं?
साकिब निसार साहब के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि जी वो तो कहते थे कि जी मैं पहरा दूंगा डैम के ऊपर, और वो कहाँ गायब हो गए। मैं कई बार ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि साकिब निसार साहब को अगर हुकूमत को रोल देगी तो वो काम करेंगे। वो खुद से आके नहीं कह सकते कि जी मैं आके और डैम के लिए ये करूँगा वो करूँगा। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है बहुत सारे फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए थे और अब फिर लगेंगे कि जी ये खुद पैसे खा रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं। और मैं ये बात भी कई बार बता चुका हूँ, आज आपके तवज्जुह से दोबारा बता रहा हूँ कि साकिब निसार साहब के दौर में या उनके बाद एक एक पैसा जो जमा हुआ डैम फंड में वो महफूज है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो इन्वेस्ट भी किया गया और उसके ऊपर प्रॉफिट भी आया। उसका साकिब निसार साहब की ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा आया, वो सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास है। 5 जजेस उस केस को सुनते हैं और वापडा की जानिब से बैरिस्टर साद रसूल साहब पेश होते हैं। कभी आप साद रसूल साहब से भी पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि वो उस पैसे का साकिब निसार साहब की ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि अगर हुकूमत उनको रोल देगी तो मेरा ख्याल है वो काम करेंगे, वो उनका पैशन था। और बाकी मेरा कोई राब्ता नहीं है या मेरी उनसे कोई इस हवाले से बात नहीं हुई। अच्छा अंकल, आखिर में ये बताएं कि आप आजकल हामिद मीर, शामी अंकल और मंसूर अली खान वगैरह के बारे में नहीं बोलते, क्या आपकी उनसे सुलह हो गई है? अच्छा, लड़ाई पहले भी नहीं थी और सुलह हुई नहीं है। अब आप कहेंगी कि ना लड़ाई है, ना लड़ाई हुई, ना सुलह हुई है, तो फिर क्या मामला है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मैंने उनके ऊपर वीडियोस की, उनकी फेक स्टोरीज़ के ऊपर, उनकी या वो जो साइड लेना और किसी की हमायत करना, हमायत से मुराद है कि नून लीग की हमायत करना, अपोजिशन की हमायत करना। और मुझे एतराज़ कब होता है कि एक एंकर जो नून लीग के दौर में एक जो काम होता था उसके ऊपर या वो खामोश रहता था या उसको जस्टिफाई करता था। जब अब वो तहरीक इंसाफ के दौर में हो रहा है तो वो उसको खामोशी तो दूर की बात है, वो तनकीद तो दूर की बात है, बड़े सख्त उसके ऊपर बात करते हैं और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ उस वक्त नून लीग के दौर में ठीक थी तो अब ये गलत कैसे हो गई है? और ये बात दुरुस्त है कि आज मैं आजकल उन पर बात कम करता हूँ और उसकी वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पता नहीं मैं सस्ती शोहरत के लिए उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाता हूँ या उनके ऊपर बात करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन करें, इतनी स्टोरीज होती हैं, इतना कंटेंट होता है बयान करने के लिए, बात करने के लिए कि एक आप ऐसा समझें कि टाइम ही नहीं बचता या आपके पास मार्जिन ही नहीं होता। यानी एक दिन में आप कितनी वीडियोस कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 तो नहीं कर सकते। तो कंटेंट ऑलरेडी इतना होता है, उनके ऊपर बात करते हैं और इसलिए आप इन पर ज़्यादा बात नहीं करता। लोग समझते हैं कि वो जो मैंने कहा कि सस्ती शोहरत के लिए करते हैं। बाकी बहुत लोग हैं जो इनके ऊपर बात करते रहते हैं। और शामी साहब से मुझे शिकवा आज भी है कि जो एक मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून जो थी रुबीना भट्ट साहिबा, उनके मामले को बहुत हाईलाइट किया था। वो मुजीबुर रहमान शामी साहब जो रोज़ाना शाम 7 बजे बैठकर और हुकूमत पाकिस्तान को मशवरे देते हैं, जो अखलाकियात की बात करते हैं, जो आइन की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, जो मेरिट की बात करते हैं, जो शफाफियत की बात करते हैं, उनको मैंने कहा था कि आपके बेटे ने जो है वो पैसे देने हैं रुबीना भट्ट के और वो पैसे दिलवा दीजिए, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं किया। बाकी जिन 2 का आपने नाम लिया है, हामिद मीर साहब से पे मैं कुछ ना कुछ बात करता रहता हूँ और उनके ऊपर क्या बात करेंगे। अब हामिद मीर साहब पे बात करनी हो तो रोज़ाना उनकी 2-3 ट्वीट्स और फेक स्टोरीज होती हैं, तो रोज़ाना एक वीडियो तो उन पर बन जाएगी, तो लोग भी उकता जाएंगे कि यार ये अब क्या शुरू हो गए। और मंसूर अली खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है ख़ुद को आजकल कुछ ट्वीट्स के ज़रिए शो कराने की कोशिश करते हैं कि वो न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर साथ उनकी तस्वीरें भी आ जाती हैं नून लीग के लोगों के साथ मिले हुए, तो वो असर जो है उन ट्वीट्स का जो वो ये दिखाने के लिए कर रहे होते हैं कि वो न्यूट्रल है, वो असर ज़ाहिर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच अंकल, 1 साल बाद आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।